अगर आप लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और 2026 में बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ आपके 2026 एग्जाम के लिए इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में रिपीट होता है और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, शॉर्ट में नहीं पूछता। तो लॉन्ग आंसर पूरा आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, हेडिंग बाय हेडिंग की किस तरीके से लिखना है आपको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 2026 एग्जाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक स्टूडेंट के लिए, हर यूनिवर्सिटी के। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द शॉर्ट स्टोरी गेम्स एट ट्वाइलाइट बाय अनीता देसाई। इस तरीके से हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना होगा, फर्स्ट हेडिंग होगी आपकी इंट्रोडक्शन। देखिए, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जब भी एग्जाम में क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखें या कोई भी लॉन्ग आंसर आप लिखें तो हेडिंग बाय हेडिंग लिखें। और क्रिटिकल एप्रिसिएशन में हमेशा आपकी जो पहली हेडिंग होगी वो इंट्रोडक्शन होगी। इंट्रोडक्शन में आपको उस स्टोरी का पूरा इंट्रोडक्शन देना होगा, परिचय देना होगा कि ये स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है, कब पब्लिश्ड हुई और इस स्टोरी में क्या चीज़ें बताई गई हैं राइटर के थ्रू। तो इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे, द शॉर्ट स्टोरी गेम्स एट ट्वाइलाइट इज रिटन बाय अनीता देसाई, ए फेमस इंडियन इंग्लिश राइटर। ये जो शॉर्ट स्टोरी है गेम्स एट ट्वाइलाइट रिटन बाय अनीता देसाई के द्वारा लिखी गई है, ए फेमस इंडियन इंग्लिश राइटर, जो कि भारत की बहुत ही फेमस इंग्लिश राइटर थी। देखिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज एसेज आपके सिलेबस में, हम सभी का क्रिटिकल एप्रिसिएशन, लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, ताकि आप हर एक टॉपिक को एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार कर सकें। ऑब्जेक्टिव्स वाले बच्चों के लिए भी सब कुछ अपलोड हो रहा है, तो आप देखकर पढ़ाई करते रहिए। देखिए, इंट्रोडक्शन में ये लाइन तो आपको सबसे पहले लिखनी है कि द शॉर्ट स्टोरी गेम्स एट ट्वाइलाइट इज रिटन बाय अनीता देसाई, ए फेमस इंडियन इंग्लिश राइटर। अब लिखेंगे, इट इज़ पार्ट ऑफ हर कलेक्शन, ये एक हिस्सा है, इट इज़ ए पार्ट, ये एक हिस्सा है ऑफ हर कलेक्शन, उनके कलेक्शन का। गेम्स एट ट्वाइलाइट एंड अदर स्टोरीज, तो गेम्स एट ट्वाइलाइट एंड अदर स्टोरीज ये उनकी बुक है और उसी बुक का एक हिस्सा है गेम्स एट ट्वाइलाइट, ये जो आपके सिलेबस में स्टोरी रखी गई है, जो कि 1978 में पब्लिश्ड हुई। द स्टोरी शोज द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, ये जो स्टोरी है, कहानी है, शोज मतलब दिखाती है, ये कहानी दिखाती है द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की जो दुनिया होती है, देयर इनोसेंस, और बच्चों की जो मासूमियत होती है, इनोसेंस मतलब मासूमियत, देयर इमेजिनेशन, बच्चों की जो कल्पनाएं होती हैं। देखिए, बच्चे बहुत मासूम होते हैं और बहुत सारी बच्चों की इमेजिनेशंस होती हैं जब वो खेलते हैं तो दोस्तों के साथ। एंड द पेनफुल लेसन ऑफ ग्रोइंग अप, और एक पेनफुल लेसन भी देती है ये स्टोरी, जैसे जैसे बड़े होते हैं बच्चे, ग्रोइंग अप, बड़े होते हैं, तो बच्चों को जो सच्चाई मिलती है, जो दर्द होता है, उसके बारे में ये स्टोरी दिखाती है। मतलब बच्चों की मासूमियत के बारे में, बच्चों की कल्पनाओं के बारे में, बच्चों की जो अलग अलग इच्छाएं, ख्वाहिशें होती हैं, उनके बारे में ये कहानी दिखाती है। ये कहानी हमें यही बताती है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो हर बच्चा गेम जब खेलता है अपने मोहल्ले के दोस्तों के साथ या जो भी उनके दोस्तों का ग्रुप होता है सबके साथ स्कूल में, तो बच्चा हमेशा यही चाहता है कि विनर वही हो। मतलब हर बच्चे के अंदर जीतने की भावना होती है। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि मैं जीतूंगा तो मेरी वाह वाह होगी, मतलब लोग मेरी तारीफ करेंगे। तो ऐसा ही इसमें भी एक कैरेक्टर है, रवि नाम का बच्चा है, जो ऐसा ही कुछ सोचता है और ऐसा ही कुछ करता है, लेकिन उसके साथ बहुत अपोजिट हो जाता है जो उसने सोचा था। समरी मैंने आपको पढ़ाई ये स्टोरी की, तो आप देख लीजिएगा। क्रिटिकल एप्रिसिएशन की जो सेकेंड हेडिंग होगी वो होगी थीम। थीम का मतलब होता है विषय वस्तु। विषय वस्तु का मतलब क्या होता है? विषय वस्तु का मतलब देखिए होता है कि इस स्टोरी के अंदर मेन थीम क्या रखा गया है, जो मेन टॉपिक है वो किस टॉपिक पर ये स्टोरी बात करती है। तो ये स्टोरी तो बच्चों की दुनिया के बारे में, बच्चों की इनोसेंस के बारे में बताती है। और ये जो थीम है ये अलग से भी क्वेश्चन पूछ देता है, डिस्क्राइब द थीम ऑफ द शॉर्ट स्टोरी गेम्स एट ट्वाइलाइट। तो गेम्स एट ट्वाइलाइट की थीम को डिस्कस कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में अलग से रिपीट हो चुका है थीम वाला, तो आप नोट कर लीजिएगा। एग्जाम का जो मॉडल पेपर है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ और आगे भी कर रही हूँ और करती रहूँगी, ताकि आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो इसका जो मेन थीम है वो देखिए, द मेन थीम इज
चाइल्डहुड, इनोसेंस एंड डिसइल्यूशनमेंट। तो जो इसका मेन थीम है वो क्या है, चाइल्डहुड बचपन, और इनोसेंस मतलब मासूमियत, और डिसइल्यूशनमेंट मतलब होता है निराशा। तो इसका मेन थीम है बचपन की मासूमियत और निराशा, जो बच्चे छोटे में मासूम होते हैं और जो बच्चों की निराशा होती है उसके बारे में। चिल्ड्रेन लिव इन देयर ओन लिटिल वर्ल्ड। चिल्ड्रेन मतलब जो बच्चे हैं, लिव मतलब रहते हैं, इन देयर ओन अपने खुद के छोटी सी दुनिया में। देखिए बच्चे हमेशा अपनी कल्पनाओं की दुनिया में, इमेजिनेशन की दुनिया में जीते हैं, फुल ऑफ गेम्स एंड ड्रीम्स, जिन्हें केवल गेम खेलने की और जीतने का सपना होता है। मतलब हर बच्चा यही चाहता है कि जब भी वो कोई गेम खेले तो उसमें विनर वही हो। बट स्लोली, लेकिन धीरे धीरे, दे रियलाइज़, वो समझ जाते हैं, रियलाइज़ मतलब उन्हें महसूस हो जाता है, एहसास हो जाता है दैट कि लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट विनिंग एंड बीइंग नोटिस्ड। कि लाइफ में हमेशा जीतना, मतलब कि बच्चों को धीरे धीरे ये एहसास हो जाता है कि ज़िंदगी में हमेशा जीतने और पहचाने जाने के बारे में नहीं होती। जैसे इसमें जो मेन कैरेक्टर रवि होता है, वो क्या चाहता है कि वो जब बार बार गेम को जीतेगा तो लोग उसे ही नोटिस करेंगे, उसकी वाहवाही होगी, लोग उसके लिए मतलब तारीफ़ करेंगे। तो इन तरीके की उसकी कल्पनाएं हैं, जबकि उससे अपोजिट वो देखता है हर एक चीज़। तो बच्चे बचपन में हमेशा यही चाहते हैं कि वो विनर हों और लोग उन्हें नोटिस करें, उन्हें ही देखें। अनदर गेम इज़ लॉनलीनेस, साथ ही अकेलेपन की भाव, फीलिंग ऑफ बीइंग इग्नोर्ड इवन आफ्टर डूइंग समथिंग ग्रेट। और बच्चे मतलब जब ये धीरे धीरे समझ जाते हैं कि हर बार जीतना और अपने आप को ही नोटिस करवाना ही ज़िंदगी नहीं होती, साथ ही साथ अकेलेपन का जो भाव है वो भी इसमें दिखाया गया है, जैसे रवि फील करता है। तो ये इसका मेन थीम हो जाएगा। आपकी जो थर्ड हेडिंग हो जाएगी वो प्लॉट समरी हो जाएगी। देखिए क्रिटिकल अप्रिशिएशन में एक हेडिंग आप प्लॉट की ज़रूर डालिएगा। प्लॉट का मतलब तो आप जानते ही हैं क्या होता है, यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना था, एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी, उसमें मैं प्लॉट आपको पढ़ा चुकी हूँ। प्लॉट का मतलब होता है ना कि जो भी आप स्टोरी पढ़ रहे हैं उसमें एक सीक्वेंस में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, किन चीज़ों के बारे में प्लॉट मतलब किन चीज़ों के बारे में स्टोरी में लिखा गया एक सीक्वेंस में, तो वो प्लॉट होता है। तो इसका प्लॉट आप ज़रूर डालिएगा, क्रिटिकल अप्रिशिएशन में लिखिएगा तो आपको नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। यानी पूरी कहानी का जो सार, जिसको हिंदी में समरी बोलते हैं, वो आपको लिखना है। मतलब हिंदी में सार बोलते हैं, मतलब कहानी का सार या प्लॉट समरी। द स्टोरी इज़ अबाउट ए हॉट आफ्टरनून। ये जो कहानी है मतलब धूप, गर्मी के समय में, धूप के टाइम की कहानी है। गर्म दोपहर की बात है, हॉट यानी गर्म, आफ्टरनून यानी दोपहर। वेन सम चिल्ड्रेन वॉन्ट टू प्ले आउटसाइड। वेन मतलब जब, सम चिल्ड्रेन कुछ बच्चे, वॉन्ट मतलब चाहते हैं, टू प्ले मतलब खेलना, आउटसाइड मतलब बाहर। यानी गर्म दोपहर है, दोपहर का समय है, बहुत धूप है और कुछ बच्चे हैं जो बाहर जाकर खेलना चाहते हैं, लेकिन घर वाले तो उन्हें रोकते हैं कि मत जाओ, बहुत धूप है। लेकिन बच्चों की जिद के आगे घर वालों को भी झुकना पड़ता है। दे डिसाइड टू प्ले हाइड एंड सीक। अब बच्चे ये डिसाइड करते हैं कि वो हाइड एंड सीक खेलेंगे, मतलब छुपन छुपाई का गेम खेलेंगे। द यंगर बॉय रवि, छोटा लड़का जो रवि है, जो इसमें मेन कैरेक्टर है, वो ये सोचता है कि वो ऐसी जगह छुप जाएगा जहाँ से उसको कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा और पूरे गेम में हर कोई उसको ढूंढने में परेशान रहेगा। तो मतलब ये कोई इसको ढूंढ नहीं पाएगा। तो बाद में जब ये अपनी जगह से निकलेगा तो सब कोई कहेगा, वाह रवि, तुम तो ऐसी जगह छुप गए कि हमने तुम्हें ढूंढी नहीं, हम तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाए। तो रवि की तारीफ होगी कि मतलब रवि ने एकदम अलग जगह ढूंढ ली छुपने के लिए। तो रवि इस तरीके का सोचता है। रवि हाइड्स मतलब छुप जाता है, इन ए शेड, एक शेड में, एंड वेट्स और इंतज़ार करता है, टू विन यानी जीतने का। देखो बच्चे जब छुपन छुपाई हाइड एंड सीक खेलते हैं तो जिसे ढूंढ नहीं पाते बच्चे, तो वो अक्सर विनर हो जाता है कि यार तुम कौन सी जगह छुप जाती हो या छुप जाते हो कि हम तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाते। तो बस रवि के अंदर भी कुछ ऐसी ही इच्छा है, कुछ ऐसी ही कामना, मतलब रवि के अंदर भी है कि ये जीत जाएगा क्योंकि इसे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग ए हीरो। अब वो सपना देखता है, बिकमिंग मतलब बनने का, ए हीरो एक हीरो, मतलब वो अब जीतने का सपना देखने लगता है कि वो अब हीरो है। तो वो एक शेड में छुप जाता है, एक गोदाम में छुप जाता है जहाँ बहुत अंधेरा है और पुरानी पुरानी चीज़ें फेंकी पड़ी हैं। इफ़ ही इज़ द लास्ट वन फाउंड, जब इसको सबसे बाद में ढूंढा रहेगा और सबसे एंड तक ये छुपा रहेगा,
मतलब हर कोई पकड़ा जाएगा, सबको सब कोई ढूंढ लेगा, बट मुझे गेम में कोई ढूंढ नहीं पाएगा, रवि ये सोचता है। तो लास्ट में इसको ढूंढ पाएंगे तो ये विनर हो जाएगा। बट वेन ही फाइनली कम्स, लेकिन जब वो शेड से बाहर निकलता है, ये कई घंटों तक शेड में छुपा रहता है और यही सोचता रहता है अंदर से कि हर बच्चा मुझे ढूंढने में परेशान होगा, बट कोई मुझे ढूंढ नहीं पा रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब वो शेड में कई घंटे गुजारता है तो उसे खुद भी डर लगने लगता है, क्योंकि वहाँ बहुत गंदगी थी और बहुत अंधेरा भी था। और जब वो बाहर निकलता है लेकिन व्हेन ही फाइनली कम्स आउट, लेकिन जब वो बाहर आता है, ही फाइंड्स, वो पाता है दैट कि एवरीवन, यानी हर बच्चा जो खेल रहा था उसके साथ, हैज़ फॉरगॉटन, मतलब भूल चुके हैं, अबाउट हिम, उसके बारे में, एंड मूव्ड ऑन टू अनदर गेम, और सारे बच्चे अब दूसरा गेम खेल रहे हैं। तो यही बात रवि को काफ़ी ज़्यादा हर्ट करती है। अब देखिए, ऐसा मतलब ये स्टोरी हमें बच्चों की मासूमियत के बारे में बता रही है कि बहुत सारे बच्चे यही सोचते हैं कि मैं ऐसी जगह छुप जाऊं या गेम को जीत जाऊं तो मेरी प्रेज़ होगी, मेरी तारीफ होगी। और रवि भी यही सोच के इतना ऐसी जगह छुप गया कि कोई सोच ही नहीं सकता था कि वहाँ रवि छुप सकता है, छोटा सा बच्चा वहाँ छुप सकता है। कई घंटों वो शेड में छुपा रहा, ये सोचता रहा कि हर कोई उसे ढूंढने में परेशान होगा, मगर ढूंढ नहीं पा रहा है। कई घंटों बाद जब वो शेड से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि जितने भी बच्चे उसके साथ हाइड एंड सीक खेल रहे थे वो सब अब उस गेम को छोड़कर रवि को ढूंढ नहीं रहे, रवि को अब सब भूल चुके हैं और दूसरे गेम में लग चुके हैं। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, मतलब इंतज़ार नहीं करते, अब कहेंगे छोड़ो जाने दो, वो कहाँ चला गया, अब उसको कहाँ ढूंढे, चलो हम दूसरा गेम खेलते हैं। तो इस तरीके से बच्चे अब दूसरा गेम खेलने लगे और रवि छुपा का छुपा रह गया। और जब रवि बाहर आता है तो उसका दिल काफ़ी ज़्यादा दुखता है और वो पेट के बल घास पर लेट करके रोने लगता है, उदास हो जाता है। तो ये कहानी हमें बच्चों की मासूमियत के बारे में बताती है कि कैसे रवि कुछ और सोच रहा है और उसके साथ वाले बच्चे कुछ और, मतलब कि बच्चे अब दूसरे गेम में बिजी हो चुके हैं, खेल रहे हैं। रवि तो अब किसी को याद भी नहीं। अगली जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन की हेडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी सेटिंग। सेटिंग में आपको बताना होता है कब का टाइम है। तो देखिए, द स्टोरी इज सेट इज एन इंडियन हाउस होल्ड ड्यूरिंग ए हॉट समर इवनिंग। सेटिंग का मतलब होता है कब की टाइम है, किस जगह पे बच्चे खेल रहे हैं, मतलब स्टोरी में किस चीज़ की जगह को दिखाया गया, मतलब कौन सी जगह दिखाई गई है, कौन सी टाइम दिखाई गई है। तो इसमें टाइम है हॉट समर, यानी कि गर्मी की दोपहर, एंड डस्टी शेड, और इसमें एक जगह दिखाई गई डस्टी शेड जो कि काफ़ी गंदा शेड है जहाँ पर रवि छुपता है। द हाउस, और इसमें घर दिखाए गए हैं, एंड द गार्डन क्रिएट ए रियलिस्टिक बैकग्राउंड, और एक गार्डन दिखाया गया है जहाँ बच्चे खेलते हैं और ये गार्डन क्रिएट करता है रियलिस्टिक बैकग्राउंड। और मतलब अनीता देसाई जो राइटर हैं इसमें गर्मी की दोपहर के बारे में दिखाती हैं, भारतीय घरों की कहानी है, बच्चे बागीचे में खेल रहे हैं और उन सभी चीज़ों का पूरा बैकग्राउंड इसमें दिखाया गया है। द एटमॉस्फेयर ऑफ हीट, और जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी ज़्यादा हीट है, बोर्डम है, एंड इवनिंग प्ले टाइम फील्स वेरी नेचुरल एंड रिटेबल। और ये जो पूरा इन्वायरमेंट है रीडर को काफ़ी ज़्यादा रियलिटी दिखाता है। चलिए, अब पांचवी हेडिंग आपकी हो जाएगी क्रिटिकल एप्रिसिएशन की सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म का मतलब हो जाएगा, देखिए, प्रतीकात्मकता। तो देखिए क्या प्रतीक है इस स्टोरी के अंदर, अनीता देसाई की स्टोरी के अंदर क्या सिंबल है, तो देखते हैं। सिंबोलिज्म में जो फर्स्ट आपका पॉइंट है वो है द शेड, यानी गोदाम, जिसको हिंदी में गोदाम बोलेंगे, जहाँ पर रवि छुपा हुआ था और कई घंटों तक छुपा रहा मगर कोई उसे ढूंढता नहीं है। तो जो गोदाम है, जो शेड है, वो सिंबल ऑफ डार्कनेस यानी अंधकार का प्रतीक है, फियर यानी डर का प्रतीक है, एंड आल्सो रवि सीक्रेट होप ऑफ विक्टोरी, और साथ ही साथ रवि की उम्मीद का प्रतीक है। मतलब रवि को ये लगता है कि इस जगह पर छुपा रहेगा तो कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा और वो जीत जाएगा गेम को, विक्टोरी यानी जीत जाएगा। तो ये जो शेड है ये तीन चीज़ों का सिंबल है इस स्टोरी के अंदर। पहला तो डार्कनेस, जहाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, दूसरा डर, क्योंकि रवि भी छुपा छुपा डर रहा था लेकिन उसके अंदर एक भावना थी, एक फीलिंग थी, एक होप थी कि वो इस जगह पे छुपा रहेगा तो कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा और वो गेम का विनर होगा। स्टोरी के अंदर जो अदर सिंबल है वो है गेम, क्योंकि इसमें बच्चे गेम खेल रहे हैं, खेल। सिंबल ऑफ लाइफ इटसेल्फ, ये जीवन का प्रतीक है। फुल ऑफ एक्साइटमेंट,
जो कि एक्साइटमेंट से भरा है, वेटिंग से भरा है, विनिंग एंड आल्सो डिसअपॉइंटमेंट, जिसमें बच्चों को एक्साइटमेंट भी होती है, इंतज़ार भी करते हैं, जीतने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में निराशा भी देखने को मिलता है। जैसे रवि को काफ़ी एक्साइटमेंट भी है, वो इंतज़ार भी करता है छुपे छुपे बच्चों का कि उसे ढूंढते होंगे, और उसे इच्छा है जीतने की, लेकिन अंत में उसे निराशा ही मिलती है क्योंकि हर बच्चा उसे भूलकर दूसरे गेम में लगा हुआ था। अगला देखिए, अगला जो सिंबल है वो है रवीज फाइनल रियलाइजेशन। रवि का जो आखिरी निराशा है, रियलाइजेशन है, सिंबलाइजेज द पेनफुल ट्रुथ, जो कि सच्चाई, देखो, सिंबलाइजेज द पेनफुल ट्रुथ ऑफ ग्रोविंग अप एंड अंडरस्टैंडिंग वंस स्मॉल प्लेस इन द वर्ल्ड, जिसमें बड़े होने पर सच्चाई और अपनी छोटी सी जगह को समझने का प्रतीक है इसमें, कि रवि को एंड में ये यकीन हो जाता है कि केवल जीतना और अपने आप को नोटिस कराना ही मायने नहीं है इस दुनिया में। क्रिटिकल एप्रिशिएशन की जो 6 हेडिंग आपकी हो जाएगी वो है स्टाइल एंड लैंग्वेज। जिस तरीके से हेडिंग बाय हेडिंग मैं आपको बता रही हूँ, एग्जाम में आप ऐसे ही लिखिएगा, तभी आपको आप एग्जामिनर जो है पूरा नंबर देगा। अगर आप पूरा नंबर चाहते हैं, 100% मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, तो आप सक्सेस मास्टर पॉइंट के साथ ही जुड़कर तैयारी करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बिल्कुल उसी तरीके से सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं जिस तरीके से आपको अपने एग्जाम में जाकर लिखना है, पढ़ना है। क्योंकि देखिए, जब एक सही तरीके से पढ़ाई की जाती है ना, तो एग्ज़ाम में वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होती है। तो जिस तरीके से हम आपको बताते रहते हैं उसी तरीके से आप एग्ज़ाम में लिखिएगा, एग्ज़ाम में इसी तरीके से हेडिंग बाय हेडिंग लिखिएगा। क्रिटिकल एप्रिशिएशन का मतलब ही है कि आप हर एक चीज़ को अलग अलग डिफाइन करें स्टोरी के बारे में। तो स्टाइल एंड लैंग्वेज क्या है? स्टाइल जिसको हिंदी में बोलेंगे शैली, और आपका हो जाएगा लैंग्वेज यानी कि भाषा। तो अनीता देसाई ने किस स्टाइल एंड किस लैंग्वेज का यूज़ किया है अपनी इस स्टोरी के अंदर? कैसी स्टोरी है, मतलब कैसी लैंग्वेज है, आसान है या किस तरीके की? अनीता देसाई यूजेज सिंपल बट पावरफुल लैंग्वेज। अनीता देसाई यूज़ मतलब प्रयोग करती है सिंपल, बहुत ही आसान सरल भाषा, और जो कि काफ़ी पावरफुल है। अनीता देसाई इसमें काफ़ी सरल लैंग्वेज को यूज़ करती हैं, लेकिन वो काफ़ी पावरफुल लैंग्वेज है। सी मिक्स इंग्लिश विद इंडियन कल्चरल सेटिंग्स, और इसमें उन्होंने भारतीय कल्चर को भी दिखाया है, अंग्रेज़ी, मतलब कि उन्होंने भारतीय परिवेश को अंग्रेज़ी में बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इंग्लिश में उन्होंने अपनी स्टोरी लिखी है क्योंकि वो इंग्लिश राइटर थी, तो इंडियन कल्चर को उन्होंने अपनी इंग्लिश राइटिंग में काफ़ी अच्छे तरीके से सेट करके ये स्टोरी लिखी है। शी यूजेज डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द हीट, द गार्डन एंड द शेड विच मेक्स द रीडर फील द एटमॉस्फेयर। इस स्टोरी में उन्होंने काफ़ी डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है, वर्णन किया है ऑफ द हीट यानी गर्मी का, गार्डन यानी बागीचे का, एंड द शेड यानी गोदाम का, विच मेक जो बनाता है रीडर को काफ़ी ज़्यादा मतलब फील कराता है अच्छे वातावरण का। द स्टोरी फ्लोज स्मूथली शोविंग द इनर थॉट्स ऑफ रवि। ये जो स्टोरी है फ्लोज करती है, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई दिखाई गई है, स्मूथली शोविंग द इनर थॉट्स ऑफ रवि, जो रवि के इनर थॉट्स को दिखाती है। क्रिटिकल एप्रिशिएशन की जो 7th हेडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी इमोशनल इम्पैक्ट। इमोशनल मतलब हो जाता है भावात्मक, और इम्पैक्ट का मतलब हो जाता है प्रभाव। तो रीडर कौन है? आप, हम, जो भी इस स्टोरी को पढ़ रहा है वो रीडर है। तो जब रीडर स्टोरी को पढ़ता है तो रीडर के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरीके का इम्पैक्ट ये स्टोरी हमें देती है? तो इमोशनल इम्पैक्ट है, भावात्मक प्रभाव देती है ये स्टोरी अपने हर रीडर को। द एंडिंग इज़ ए वेरी टचिंग एंड सैड। इस स्टोरी की जो एंडिंग है काफ़ी हर टचिंग और सैड यानी उदास भरी है। रवि फील करता है क्रश्ड, तो रवि को काफ़ी ज़्यादा क्रश्ड यानी चोट पहुंचती है व्हेन नो वन नोटिस्ड हीज एफर्ट, जब कोई उसके एफर्ट को नोटिस नहीं करता, जब कोई उसकी मेहनत पर ध्यान नहीं देता। एफर्ट मतलब उसकी मेहनत क्या थी कि वो शेड में छुपा था जहाँ कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन जब ये बाहर निकलता है कई घंटों बाद तो हर बच्चा उसे भूल चुका था। दरअसल कोई भी उसे ढूंढने की कोशिश ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि रवि पता नहीं कहाँ चला गया, हमने तो ढूंढा बट हमें नहीं मिला, चलो कोई दूसरा गेम खेलते हैं। मतलब बच्चे तो बच्चे हैं, अब दूसरा गेम खेलने लगे। तो रवि के अंदर जीतने की इच्छा थी, जीतने की भावना थी, सबसे आगे बढ़ने की इच्छा थी, लेकिन रवि को काफ़ी ज़्यादा दुख पहुँचता है जब कोई उसकी मेहनत पर ध्यान नहीं देता। रीडर्स फील सिंपैथी फॉर हिम, रीडर्स काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी यानी दया फील करते हैं रवि के लिए। एंड आल्सो रिमेंबर देयर ओन चाइल्डहुड मोमेंट्स ऑफ बीइंग इग्नोर्ड। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा
रवि के साथ सिंपैथी फील करते हैं और अपने बचपन के अनुभवों को याद करते हैं। हर बच्चा अपने चाइल्डहुड को याद करता होगा इस स्टोरी को पढ़ने के बाद। क्रिटिकल एप्रिसिएशन की जो लास्ट हेडिंग हो जाएगी, हेडिंग 8 है आपकी कंक्लूजन, यानी इस स्टोरी का पूरा निष्कर्ष क्या है। तो निष्कर्ष आप ज़रूर लिखिएगा, कंक्लूजन आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन में ज़रूर लिखना है, तभी आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। गेम्स एट ट्वाइलाइट इज़ नॉट जस्ट ए चिल्ड्रंस स्टोरी। गेम्स एट ट्वाइलाइट केवल बच्चों की कहानी नहीं है, बट लेकिन ए सीरियस लेसन अबाउट लाइफ, लेकिन अपने जीवन में एक बहुत ही सीरियस लेसन भी देती है, गहरा मैसेज भी देती है। इट शोज़, ये कहानी दिखाती है, हाउ पेनफुल इट इज़ व्हेन ड्रीम्स ब्रेक। तो ये कहानी दिखाती है कि सपने जब टूटते हैं तो इसका कितना बड़ा दुख पहुंचता है। एंड हाउ एवरी चाइल्ड हैज़ टू फेस रियलिटी वन डे, और कैसे एंड हाउ और कैसे एवरी चाइल्ड, हर बच्चा हैज़ टू फेस करता है, सामना करता है रियलिटी यानी सच्चाई का, वन डे यानी एक दिन। तो ये स्टोरी दिखाती है कि सपने टूटने का दुख हर बच्चे को कभी ना कभी झेलना पड़ता है। जिस तरीके से इस स्टोरी में रवि वो दर्द को महसूस करता है। अनीता देसाई कैप्चर्स चाइल्डहुड फीलिंग ब्यूटीफुली, मेकिंग द स्टोरी टाइमलेस एंड रिटेबल। अनीता देसाई ने बचपन की भावनाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से, एकदम सजीव तरीके से इस स्टोरी में दिखाया है, जिसको पढ़कर हमें भी अपने बचपन की याद आ जाती है, हर रीडर को आ जाती है। तो एग्जाम में इसी तरीके से आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख कर आना है। आई होप कि आप बहुत अच्छे से आज के टॉपिक को समझ गए होंगे। आपके एग्जाम के लिए टॉपिक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट पर वीडियोस अपलोड हैं, तो आप देखकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो।